नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इनमें यूपी की 11 सीटें और 1 लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजरें हैं। बीजेपी ने एक तरफ इन चुनावों में मोदी के कामकाज को आगे रखकर यूपी में वोट मांगे, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक सांसद योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद को मुद्दा बनाकर बीजेपी के लिए हवा बनाने की कोशिश की। बीजेपी के लिए यूपी की ये 11 विधानसभा सीटें जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन सीटों पर पहले भी बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार उसे समाजवादी पार्टी भी कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में मोदी का मैजिक चलेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला बड़ा इम्तिहान है। 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इन चुनावों के नतीजे ये साबित करेंगे कि लोगों को मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर यकीन है या नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज सुबह से कहां-कहां हो रही है वोटिंग। यूपी की 11 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। इनमें सभी 11 सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था। इस बार बीजेपी ने यहां की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट सहयोगी पार्टी अपना दल के लिए छोड़ी है। यूपी इनमें सभी 11 सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था। इस बार बीजेपी ने यहां की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट सहयोगी पार्टी अपना दल के लिए छोड़ी है। यूपी की एक अकेली मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की साख दांव पर है। उन्होंने इस बार ये सीट अपने बड़े भाई के पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव के लिए छोड़ी है। ये तो हम लोगों का घर है, इटावा मैनपुरी जसवंत नगर हमारा घर है, तो यहाँ तो बड़ी जीत होनी है। तेजू बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे सैफई में, तो वो एक अच्छे कैंडिडेट चुने गए हैं यहाँ से, और मुझे लगता है कि भारी मतों से उनकी जीत होगी। गुजरात में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहले सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। वडोदरा लोकसभा सीट 2 जगह से चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने खाली की थी, इसलिए आज यहाँ भी वोटिंग हो रही है। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों को बचाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज ही असम की 3 विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीट पर भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चंद्रशेखर राव के तेलंगाना के सीएम बनने के बाद खाली हुई मेडक लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद बिहार और उत्तराखंड में उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन इन उपचुनावों में मोदी का मैजिक नहीं चला। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या आज के उपचुनाव में चलेगा मोदी का जादू, या फिर वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर होगा स्थानीय मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उपचुनाव में क्या चलेगा मोदी का मैजिक, क्या अच्छे दिनों का इम्पैक्ट असर देखने को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत अहम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु मित्तल हैं, हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मैनपुरी से विपिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और साथ ही अरविंद हमारे साथ वडोदरा से हैं, जिस एक लोकसभा सीट पर सबसे अहम नजर लोगों ने बनाई हुई है वो। सबसे पहले मैनपुरी का रुख करेंगे। विपिन, अब तक का हाल क्या वोटिंग का? देखिए, तकरीबन 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अकेले मैनपुरी में 49% और टोटल पूरे जिन 13 सीटों पर 11 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 44% टोटल मतदान हुआ है, और अकेले मैनपुरी में 49% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लोग सुबह कम निकल रहे थे घरों से, लेकिन यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ा है लोग बाहर निकलने लगे हैं, और जो माहौल है वो बताता है कि कम से कम मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाकी सीटों के बारे में अभी आकलन नहीं किया जा सकता है। जी
मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है, बाकी सीटों का आकलन अभी नहीं किया जा सकता है। वैसे जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत रहा है विपिन, उसे देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि मोदी का मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत अर्ली होगा कहना अनुराग, क्योंकि अभी वोटिंग जारी है, अभी भी 1 घंटे का वक्त बाकी है और वोटर्स अभी भी बाहर निकल रहे हैं। चलिए, कुछ शहरी इलाकों में जहां मतदान कम हुआ है, अगर उन सीटों पर भी ये कहना मुश्किल है विपिन जो बीजेपी के पास ही थी कि वहां भी मोदी का मैजिक चल रहा है, अगर ये कह पाना मुश्किल है तो वाकई ये बीजेपी के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। वडोदरा चलते हैं। बड़े भारी मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी ने यहां से जीत हासिल की थी, फिर बनारस सीट उन्होंने चुनी तो फिर वडोदरा उनको छोड़नी पड़ी। अरविंद हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, क्या अपडेट है वहां से? अनुराग, अभी तक जो मतदान हुआ है वो करीब 40% से कम है इस शहर में, और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वडोदरा में विश्वामित्री ने कहर बरपाया था उसका रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके कारण जो लोगों ने परेशानी भोगी और उसका सीधा खामियाजा मतदान पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो वडोदरा का मतदान है वो 35% के आसपास घूम रहा। मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ यहाँ का मतदान अभी 34% हुआ है और सुबह से ही मतदाताओं में बड़ी कमी देखी जा रही थी। दोपहर के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदाताओं की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जितना इजाफा होना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा है। जितना इजाफा होना चाहिए उतना इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, अरविंद और विपिन बने रहिएगा हमारे साथ, आएंगे आपके पास। सुधांशु मित्तल जी, अगर हमारे संवाददाता विपिन को आप सुन रहे थे तो फिर आप क्या चिंतित हुए इस बात को जानकर कि खासकर उत्तर प्रदेश की जिन 11 विधानसभा सीटों पर नजर है जो आप ही के पास थी, अब उनमें से भी कुछ सीटों पर यह कह पाना मुश्किल है कि मोदी साहब का मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा? अनुराग जी, मुझे लग रहा है आप कहीं हमारे साथ जाती कर रहे हैं। उपचुनावों का एक अपना गवर्नमेंट ऑफ द डे की सीट्स होती हैं। मेरे लिए चिंता का विषय होगा कि अगर राजस्थान की चारों सीटों पे हमें कहीं पराजय देखने को मिलती है तो विपक्ष का जीतना सरकार के खिलाफ ये चिंता का विषय होगा। अरे, यूपी की 11 सीट आपके पास है सुधांशु जी, आपको चिंता यूपी की ज्यादा होनी चाहिए ना। सुनिए, मेरे सुन तो ले अनुराग जी, अगर बोलने देंगे तो बहुत अच्छा। नहीं, आप ही से पूछा है ये भी अगर सवाल। आपको 2007 के पहले का परिदृश्य मैं वही बता रहा हूँ ना, 2007 के परिदृश्य अंदाजा हो तो 2000 अरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना, मेरी बात तो सुन रहे। उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ आपको। 2007 से पहले उत्तर प्रदेश के जितने उपचुनाव हुए वो सपा ने जीते क्योंकि सरकार उनकी थी, और जैसे ही 2007 का चुनाव हुआ सुपड़ा साफ हो गया। तो उपचुनाव का मैंने आपसे कहा एक कैरेक्टर होता है, वहां पे सरकार का जो होती है उसका एक दबाव होता है, प्रशासन का दुरुपयोग होता है, उसका दबाव होता है। तो सरकार को उपचुनाव में सीट जीतना, राजस्थान में आपकी सरकार है तो कहिए कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वो लिया जाता है। नहीं, राजस्थान की भी बात करिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे साहब, मैंने खुद ही आपसे क्या कहा कि अगर राजस्थान में हम लोग अगर हारेंगे तब मुझे चिंता होगी, क्योंकि उपचुनावों में सरकार जो है उसका प्रभाव होता है, उसका दबाव होता है। वहां पे अगर विपक्ष जीतता है तो वो संकेत होता है, सरकार का जीत जो है वो संदेश नहीं होता। 11 सीट आप ही की है। ठीक है जफर अमीन साहब, हमारी 11 सीटें हैं, लेकिन सरकार जो है वहां पे समाजवादी पार्टी की है। उनकी गुंडाई और उनका दम और सरकार का दुरुपयोग। तो योगी आदित्यनाथ कम मेहनत नहीं कर रहे आपकी तरफ से। आपको उदाहरण सुना रहा हूं। राजस्थान में आपकी गुंडाई है, राजस्थान में आपकी गुंडाई है। जहां प्रशासन पूरी मेहनत करता है, राजस्थान में जहां प्रशासन पूरा मेहनत करता है। नहीं मित्तल साहब, आप राजस्थान में आपकी गुंडाई है, ये मानिए आप में कोई तहजीब नाम की चीजें नहीं है, आप में कोई तहजीब नाम की चीजें नहीं है। जब आप बोले आप बोलिएगा, जब मैं बोला तो मुझे बोलने दीजिए। अगर परिचर्चा में अगर तहजीब और तमीज नहीं रखनी है तो आपको जो बोलना बोलते रहिए। आपको ये जाहिर करा सुपरता को मुझे नहीं करता। गुंडाई की बात किया है। मैं आपसे यहाँ टीकू में करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे एक चर्चा में भाग लेने के लिए बैठा हूँ, और चर्चा में सभ्य तरीके से हमें चर्चा करनी चाहिए। जब आपका मौका मिले आपको जो बोलना है बोलिएगा,
जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए, कोई तो तहजीब रखिए। जफर अमीन साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। आपको जो बोलना आप इनको दीजिए। अरे सबसे जी देखिए, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस वक्त ये 10 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते थे और एक इनकी जो लेटेस्ट अलायंस हुआ है बनारस की सीट रोहनिया की, वो सीट इनके पास थी। 11 सीट इनकी थी, यानी इनका ये गढ़ है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाई थी, उस वक्त 11 सीट इनके पास थी। आज इनका इम्तिहान होना है। हमको 2.5 साल की अपनी सरकार का हिसाब देना था उपचुनाव में, इनको 100 दिन की अपनी सरकार का हिसाब देना था। इन्होंने नहीं दिया, ये भाग खड़े हुए। ये लव जिहाद के मुद्दे को ले आए, ये जोधाबाई के मुद्दे को ले आए, इसलिए कि जब विकास की बात करना होता तो 2.5 साल में जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने जनता से वादा किया था, उसमें 80% पूरा किया। और इन्होंने जो 100 दिन में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, उसमें एक वादा था मोदी जी का 2012 में कि अगर 100 दिन में काला धन हम नहीं ले आएंगे तो हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक सूली पर चढ़ाने जा रही है और 16 तारीख को जो परिणाम आएगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और ये साबित हो जाएगा कि जनता मोदी जी से हिसाब चाहती है। जनता को ठगा गया है, झूठे नारों से, झूठे वादों से, खोखले इरादों से जनता को उत्तर प्रदेश की ठगा गया। जी सुधांशु मित्तल जी। अनुराग जी कितनी हास्यप्रद बात मेरे एक फाजिल दोस्त कर रहे हैं और मुझे लगता है जो दुनिया देख रही होगी उनको भी इनकी बात पे हंसी आ रही होगी। 2.5 साल के विकास का प्रतिबिंब अगर उत्तर प्रदेश होता तो 80 में से 73 सीट हम ना जीतते और ये अपने घर में अपने रिश्तेदारों तक सीमित न रह पाते। जनता के मन में इनके प्रति कितना आक्रोश है, ठीक है, वो इनको भी पता है, हमें भी पता है। इनकी नकारात्मक राजनीति, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति और इनकी जो है भ्रष्ट राजनीति, उसके बारे में जनता का मन क्या है सबको पता है। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, लेकिन बिहार और उत्तराखंड के उपचुनावों में कुछ चिंताजनक परिणाम आपके लिए आए थे। बहरहाल आप उसका रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन त्यागी जी, मैं आपसे राजीव त्यागी जी जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको किस तरीके के समीकरण बनते हुए लग रहे हैं? आपको लगता है कि मोदी का मैजिक चलेगा? देखिए, ऐसा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान बैटिंग की थी, वो 2020 बैटिंग थी। घोषणाओं को लेकर के, चुनाव में वादों को लेकर के, काले धन को लाने के लिए लेकर के, महंगाई के लिए, समय तो दीजिए, सब चीजों के लिए उन्होंने कहा 100 दिन में हम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, 100 दिन में काला धन। ये तो मनमोहन सिंह ने कहा। लेकिन आज वो बैटिंग कर रहे हैं, आज वो बैटिंग जो कर रहे हैं वो टेस्ट मैच की तरह से कर रहे हैं और इतनी धीमी गति से बैटिंग कर रहे हैं कि टेस्ट मैच ड्रॉ होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ढपोर संघ की तरह से घोषणाएं बहुत करती है और कार्य कम करती है। अभी सुधांशु मित्तल साहब ने कहा कि वहां सपा समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी है। मैं सहमत हूं सुधांशु मित्तल साहब आपसे कि इनकी गुंडागर्दी है, लेकिन चुनाव आयोग तो आपके हाथ में था, सेंटर के हाथ में चुनाव आयोग था। अगर चुनाव आयोग का आप सख्ती से कहते हैं कि वहां गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए 11 विधानसभा सीटों पे, तो हो सकता है बहुत निष्पक्ष चुनाव होता आपकी राय में। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको लूज कर रही है, क्योंकि बिहार में इन्होंने कहा लिटमस टेस्ट है, उत्तराखंड में 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई, उन्होंने कहा लिटमस टेस्ट है। ये भी लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी फेल होने जा रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में 11 में से सीटों को जीतने का काम करेगी। यानी ठीक है, आपने एक आकलन कर दिया। एनके सिंह साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को यूपी में बनाया गया, लव जिहाद का वो मुद्दा लेकर के आए, जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, लगता यह है कि अगर वो इस एग्जाम में पास हो गए तो 17 में हो सकता है मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हों। आपको लगता नहीं कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इन 11 सीटों के लिए झोंकी हुई है? ये भी साबित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि भाई लोकसभा चुनाव जो है पूरी तरह मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया। हाँ, देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हम प्योर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में करेंगे। पहला तो ये है कि मोदी आज रैलिंग पॉइंट है
आप अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक कोई भी टॉपिक ले लीजिए, वो गिरेगा जाके मोदी पे। मोदी ने अच्छा किया, मोदी ने बुरा किया, ये रैलिंग पॉइंट है। और अगर 16-17 करोड़ वोट मिले हैं तो वो मोदी को मिले हैं, लिहाजा रैलिंग पॉइंट होने में कोई बुराई नहीं है। एनालिसिस उन्हीं की होगी। अगर कम आती है सीटें तो एनालिसिस होगी, ज्यादा आती है तो उनके खाते में जाएगा। इसलिए इसको कह के नहीं बचा जा सकता कि साहब ये स्टेट्स के चुनाव हैं, क्योंकि क्रेडिट आप लेंगे। अगर वो चला गया होता तो क्रेडिट जाता कि साहब मोदी का के बल्ले बल्ले अभी भी है, 3 महीने बाद भी एंडोर्स किया है, पब्लिक एंडोर्समेंट है। तो इसलिए ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इसमें से एक भी सीट कम होती है, हालांकि एफपीटीपी सिस्टम है। अब जरा आप गौर कीजिए, मोदी अपने पूरे डेवलपमेंट प्लान पे उतना रिलाई नहीं कर पाए 3 महीने के, और उनको आदित्यनाथ को लाना पड़ा। आखिर क्यों? इसके पीछे एक कारण है। बसपा ने यूपी में कोई भी सीट नहीं, एज यूजुअल उनकी पॉलिसी है, उपचुनाव में नहीं आते हैं, तो बीएसपी नहीं है वहां पे। नेचुरली 18.5% मुसलमान, जो कि काफी बड़ी तादाद होती है, वो इस समय मुलायम सिंह को शिफ्ट कर जाएगी। वो करेगी मायावती का एक अच्छा खासा परसेंटेज, जो कि पिछले इलेक्शन में करीब 20% रहा है, औसत भी 20% सॉलिड वोट्स हैं, कभी कभी 26 तक जाता है। तो वो वोट मुलायम सिंह को मिलते, तो बीजेपी को ये लगा कि कहीं ये रैलिंग पॉइंट मुलायम सिंह हो जाएंगे यूपी में, लिहाजा सिर्फ डेवलपमेंट प्लान पे जाके नहीं कर सकते, तो उनको आदित्यनाथ ऐसा चेहरा लाना पड़ा। मेरे ख्याल से मोदी के जेनियत पे ये है नहीं कि इस तरह के वो लिया जाए, कम्युनल फेयर अब किया जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल मजबूरी हो गई कि कहीं ना कहीं से एक कम्युनल पोलराइजेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि नहीं, यूपी में रिजेक्ट कर दिया गया कम्युनल पॉलिटिक्स को, और अगर ये इंडोर्स हो जाता है तो ये माना जाएगा, दो उसके इंटरप्रिटेशन होंगे। एक के साथ जैसे पिछली बार हुआ था कि मोदी ने कास्ट बैरियर्स को तोड़ के ट्रांसेंड किया, कास्ट आइडेंटिटी को ट्रांसेंड करके वो आज पहली बार, और हम लोग को भी लगा कि नहीं, मोदी का इफेक्ट इतना है कि कास्ट बैरियर्स टूट गए हैं। तो अगर अब की बार बीजेपी जीतती है और अच्छी सीटें लाती है तो ये माना जाएगा कम्युनल पोलराइजेशन रहा, क्योंकि ट्रांसेंड किया, कास्ट आइडेंटिटी को ट्रांसेंड करके वो आज पहली बार, और हम लोग को भी लगा कि नहीं, मोदी का इफेक्ट इतना है कि कास्ट बैरियर्स टूट गए हैं। तो अगर अब की बार बीजेपी जीतती है और अच्छी सीटें लाती है तो ये माना जाएगा कम्युनल पोलराइजेशन रहा, क्योंकि आदित्यनाथ है। एक टैक्टिकल एरर किया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से मजबूरी थी बीजेपी। ठीक है, आप राजीव जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी अगर एक भी सीट हारती है तो भारतीय जनता पार्टी देखेगा उनकी नीतियां केंद्र सरकार की क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, जो एनके सिंह साहब बहुत स्पष्टता से नहीं कहना चाह रहे होंगे, वो है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स पे रिलाई करते हैं, इसके अलावा रिलाई किसी और चीज पे नहीं करते। वो तुष्टिकरण करने का काम करते हैं, और वो हिंदू तुष्टिकरण करने का काम कर रहे हैं बखूबी। अगर हिंदू तुष्टिकरण भी नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म की स्थिति होगी, और उनको इसको समझना चाहिए कायदे में। ठीक है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो समझ में आता है, लेकिन एनके सिंह साहब का भी आकलन बता रहा है सुधांशु मित्तल जी की लुटिया डूब सकती है। अनुराग जी, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं एनके सिंह साहब को भी, कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो भाजपा को कभी राशि नहीं आती है। इसलिए अगर किसी को चुनाव की दृष्टि से सांप्रदायिकता का सहारा लेना पड़ेगा तो वो खुद गलती करेगा, और कम से कम ये गलतियां भाजपा नहीं करती है। अगर आपको ध्यान हो को अयोध्या का, अब देखिए बीच में बोलने का ना करें तो अच्छा है, अगर आपको ध्यान हो कि 93 में अयोध्या का हुआ और उसके बाद हम हारे 96 में, उसके बाद अगर आपको ध्यान हो कि गोधरा हुआ, उसके बाद हम 2003 में हारे, तो कम से कम भाजपा को राजनीति का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक लाइंस पे करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी एक साख है, आज हमारी एक विश्वसनीयता है, एक हमारी प्रति लोगों में उम्मीद है। तो जहां तक चुनावों के मुद्दों का सवाल है, भाजपा को अपने मुद्दे के हिसाब से चलना है। हमें ये सांप्रदायिक राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको होगी, आपको कहने में होगी, आप कहते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सांप्रदायिकता 2014 के लोकसभा के चुनाव में सब लोग करते रहे, चाहे सापा हो, चाहे त्यागी जी हमारे दोस्त बैठे वो हो, और जितने विश्लेषक हैं सब लोग सांप्रदायिक राजनीति करते रहे, और देश में नहीं तो अब यही काम सुधांशु मित्तल जी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब यही काम तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक प्रश्न है मेरा आपसे, मेरा प्रश्न ये, एक प्रश्न मेरा है आपसे, खत्म कर लो, एक प्रश्न है मेरा आपसे, उसका जवाब दे दीजिएगा साथ में
कि आपके जो नेतागण हैं, कभी तो वो एटम बम बनते हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे योगी आदित्यनाथ को एटम बम बताया गया अभी, कभी आपके उत्तर प्रदेश के नेता नाग बन जाते हैं, कभी नेशन फर्स्ट से आप लाउड स्पीकर फर्स्ट पे चले जाते हैं। तो ये सांप्रदायिकता नहीं है। कभी आप कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताएंगे, जनता को ऐसी बेवकूफ बनाएंगे। तो ये सांप्रदायिकता नहीं है। इसके बारे में जरा और खुल के बता दीजिए कि आपके नेता एटम बम और नाग क्यों बनते हैं। त्यागी जी, आप अपने नेताओं के आचरण का अगर ध्यान रख ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे नेताओं को हम पे छोड़ दीजिए। नहीं, आपके नेता दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद दुर्व्यवहार हो नहीं पा रहा। सुभाष मित्तल साहब, हम तो अपने नेता को ध्यान रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करेगी, इसलिए 89 से लेकर आज तक आपसे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में ना बोलिए, आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, बोलिए मित्तल जी, बोलिए बात करनी तो बोलिए। समय कम है, बात रखिए अपनी। समय कम है, बात रखिए। आप नाराज मत होइए, देखिए और फिर बात करिए। आप नाराज मत होइए, अपनी बात रखिए। राजीव गांधी जी हिंदुत्व को भुलाने के लिए, राजीव गांधी जी हिंदुत्व को भुलाने के लिए ताले खुलवाने पहुंच गए थे, शिलान्यास करवाने पहुंच गए। अरे किसकी बात के, ये सांप्रदायिकता के कम से कम। अच्छा, शिलान्यास अगर हो जाता तो आप तो खुश होते ना उसमें। अगर शिलान्यास हो जाता तो आप तो खुश होते ना उसमें। अच्छा, आप यहाँ की बात करें। नहीं, अगर शिलान्यास हो जाता ताले खुलने के बाद तो आप तो खुश होते। आपको तो खुश होना चाहिए कायदे में। अभी पे मैं तो आपको बड़ा शिष्ट व्यक्ति समझता हूँ, और अभी पे रहिए प्लीज। इतने अशिष्ट व्यक्ति होंगे मैं तो कभी जानता ही नहीं था। चलिए ठीक है, आज तक आज शुरू से जफर अमीन साहब, ठीक है, मैं जब बोलता तो आप चुप रहिए। ठीक है, ये पर्सनल फाइट छोड़ दीजिए। जफर अमीन साहब, साख तो समाजवादी पार्टी की भी दांव पर लगी हुई है। पूरा यादव कुनबा मैदान में है चुनाव प्रचार में। बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति हैं ये। देखिए, हम सीधी सी बात जानते हैं कि हमारी एक सीट है लोकसभा की। अगर भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं ले पाती है और 11 में से भारतीय जनता पार्टी की 7-8 सीट हम ले लेते हैं, तो उसी में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का जादू खत्म हो चुका है। अब ये जिसको उत्तर प्रदेश की कमान इन्होंने सौंपा था योगी आदित्यनाथ जी को, उनका 2013 में सांसद निधि का करोड़ों रुपया गोरखपुर से वापस हो गया। ठीक है, ठीक है। वैसे में उनको इसीलिए साहब को एक बात कहना चाहूंगा। विकास मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहना चाहूंगा अनुराग जी, मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं पूछ चले, ठीक है, सिखाए, ठीक है, फोन करके कह लीजिए। इतना जरूर है। सुधांशु मित्तल का नंबर आपके पास है, उन्हें फोन करके बोल दीजिएगा ये बात। अपनी नीतियों को हालांकि उपचुनाव के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो बिहार और उत्तराखंड के नतीजे कुछ भारतीय जनता पार्टी को बहुत गुदगुदाने या खुश करने वाले नहीं रहे हैं। तो चिंता तो बेशक सुधांशु मित्तल साहब के माथे पर है, उसकी लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। भले ही उनका भरोसा, उनका विश्वास मोदी मैजिक पर है। अब ये तो नतीजे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की इन 11 विधानसभा सीटों पर और वडोदरा में क्या होता है। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल समय खत्म है, नहीं तो एक एक रिएक्शन में सबका जरूर लेता। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, यहां बहुत जल्द वापस आएंगे।